देखिए, तो है ही माने आरक्षण एक ऐसा विषय है कि भारतीय समाज में जब तक जात व्यवस्था बनी हुई है तब तक इसकी जरूरत तो रहेगी ही। और जो कास्ट आधारित, जात आधारित जो जनगणना की बात हो रही है, आप देखिएगा पहली दफा आज़ादी के बाद हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर मैंने पिछड़ा वर्ग आयोग जो है काका कालेलकर कमीशन के नाम से जाना जाता है, 1953 में बना और 1955 में उसने अपनी रिपोर्ट दी। अब पता नहीं क्या बात रही कि काका कालेलकर जो कमीशन के अध्यक्ष थे, उस रिपोर्ट पर कोई कमेंट उन्होंने नहीं किया, लेकिन राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख करके उन्होंने असहमति जाहिर कर दिया कि इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाए। वो रिपोर्ट जो है मंडल कमीशन से भी ज़्यादा प्रगतिशील रिपोर्ट था और उस रिपोर्ट के मुताबिक 2399 पिछड़ी जातियां थीं और उसमें 837 जो है माने एक्सट्रीमली बैकवर्ड, अति पिछड़ी जातियां थीं। और सबसे आपको आश्चर्य होगा, उसमें सारी महिलाओं को पिछड़ा माना गया था, किसी भी बिरादरी की महिला हो। और 70% अब माने रिजर्वेशन जो है, जितना भी टेक्निकल और प्रोफेशनल शिक्षण संस्थान हैं उसमें ओबीसी के लिए किया गया था। यही नहीं, आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने क्लास 1 की नौकरियों में 25% रिजर्वेशन जो है पिछड़ों के लिए मांगा था और क्लास 2 का 33.5% मांगा था और क्लास 3 और 4 में 40% मांगा था। और उसी कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि अगला जो 1961 में सेंसस होगा वो जाति आधारित होना चाहिए, 1961 में ही होना चाहिए। ये काका कालेलकर कमीशन का जो अनुशंसा है, जो लागू नहीं किया गया, उसमें ये कहा गया है, लेकिन किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं किया है। 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने सामाजिक एक सर्वेक्षण की बात की थी, उसका गलत सलत रिपोर्ट है, अभी तक उसके बारे में किसी ने जानकारी नहीं दिया। हालांकि पिछड़ी बिरादरी के नेताओं ने मांग किया कि साहब इसमें जो जात आधारित किया गया है उसका उजागर किया जाए, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी जो है नहीं दी गई है। और एकदम बिल्कुल जो है, आप आरक्षण से उन जातियों को निकालना चाहते हैं बाहर जो जिनके बारे में आम धारणा है कि नहीं साहब इन लोगों को अब जरूरत नहीं है। वो तो जात आधारित माने सेंसस से ही होगा, जात आधारित जनगणना से ही ये निर्णय होगा। इसलिए तब पता चलेगा कि किन किन जातियों का आबादी के अनुपात में सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व कितना मिला है, क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, ये जानकारी जो है उससे मिलेगी। अब जिनका आबादी के हिसाब से पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो गया वो बाहर जाएंगे। तो ऐसे सिर्फ कह देने से कि उनको बाहर निकाला जाए, उनको बाहर निकाला जाए, कोई तर्क होना चाहिए निकलने का ना भाई। हमारे या किसी के मर्जी से न निकाला जाना चाहिए न जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि उसका तार्किक आधार होना चाहिए और तार्किक आधार मिलेगा जात आधारित जनगणना से। ये गिरिराज सिंह और राहुल गांधी में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। राहुल गांधी बोलते हैं गिरिराज जी का तो हमेशा द्वंद्व सब लोगों के साथ चलता रहता है, ये कोई खास बात नहीं है। उनकी मानसिकता क्या है, उनका विचार क्या है, ये जग जाहिर है। इसलिए मैंने जो भी उनके विचार से या जिनको वो भगवान के श्रेणी में नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं और शुरू से हैं इस मामले में, गिरिराज ईमानदार हैं। जब यहाँ बिहार सरकार में भी मिनिस्टर थे और बाकी बीजेपी के नेताओं को नरेंद्र मोदी के बारे में संकोच होता था बोलने में, उस समय भी गिरिराज बोलते थे, इसलिए गिरिराज बोल रहे हैं, उसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी का जो बयान आया है कि पशुपालन मंत्रालय अलग होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि तो पहले से है, कहाँ राहुल गांधी रहते। अब इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। बंगाल चुनाव आने वाला है शिवानंद जी, वहाँ जिस तरह से वायलेंस बढ़ गया है, अमित शाह का दौरा आज है, कल वहाँ मंत्री पर हमला हो रहा है, कैसे देखते हैं? अब किसी एक पर दोष लगाना जो है ये गलत है। बंगाल का चुनाव जो है हमेशा, इस मामले में बिहार बदनाम रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो बंगाल का चुनाव हमेशा जो है हिंसक रहा है। उसकी राजनीति में हिंसा का तत्व जो है वो रहा है। एक जमाने में आप देखिए कि मैंने लेफ्ट वालों का राज था और उसी समय नक्सल मूवमेंट निकला, कितने सीपीआई-एमएल के समर्थकों को उस समय सरकार ने इनकाउंटर करके मरवाया था। तो एक लंबे समय से वहाँ हिंसक राजनीति की परंपरा रही है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ गई थी, चुनाव लड़ रही है, वो भी जिस आक्रामक ढंग से माने चुनाव लड़ रही है,
उसी आक्रामक ढंग से इधर से जवाब हो रहा है। तो इसमें स्वाभाविक है कि जहां सोवरिटी नहीं है वहां कड़वापन इतना है, वो वायलेंस होगा। और ये वायलेंस को कोई डेमोक्रेसी में सपोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन वायलेंस वहां हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आपने कड़वापन की बात की। राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने अपने पिता के हत्यारे को माफ कर दिया है, लोगों को किसी के प्रति एंगर नहीं होना चाहिए। ये पहले कह चुके हैं लोग, प्रियंका गांधी भी बयान दे चुकी हैं इस मामले में, कह चुकी हैं पहले, और राहुल गांधी भी इस बारे में पहले कह चुके हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है कि अब लोग पूछते हैं। अब चूंकि गए थे तमिलनाडु और वहीं राजीव गांधी की हत्या हुई थी और कुछ तमिलियन ओरिजिन के ही लोग उसमें मैंने अभियुक्त हैं, इसलिए लोगों ने सवाल पूछ दिया। तो वही पुरानी बात को उन्होंने दोहराया है। किसान आंदोलन को लेकर आज रेल रोको आंदोलन है, किसान कैसे देखते हैं? देखिए, उपाय क्या है किसानों के सामने? इतने लंबे समय से धरना का कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में लगभग 200 लोग जो है मैंने उनकी मौत हो चुकी है। मैंने पार्लियामेंट में कृषि मंत्री ये डिनाई करते हैं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब भला बताइए, इस तरह से एक इतनी बड़ी आबादी जो है वो बेचैन है। आपने जो कानून बनाया है, बगैर मैंने इतना व्यापक परिवर्तन वाला कृषि में कानून आपने बनाया, न राज्य सरकारों से बात किया, न किसान प्रतिनिधियों से बात किया, और अध्यादेश के जरिए लगा दिया। पार्लियामेंट में डिबेट भी नहीं हुआ। तो स्वाभाविक है, तो इनको सरकार अगर डेमोक्रेटिक सरकार होती, लोकतांत्रिक मिजाज की सरकार होती, तनाशाही मिजाज वाली सरकार अगर नहीं होती, तो फिर से इसको नए सिरे से शुरुआत करती। सब लोग मानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन परिवर्तन क्या होगा, किस तरह से होगा, इसके विषय में एक आम राय बननी चाहिए थी। और भारत सरकार को अधिकार भी नहीं था कि कृषि पर कोई इस तरह का कानून बनावे, क्योंकि हमारा संविधान जो है ये कहता है कि कृषि जो है राज्यों का विषय है, उसमें केंद्र नहीं हाथ डाल सकता है। यह बिल्कुल असंवैधानिक बात है और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को उठाया भी गया है। लेकिन अब उनके सामने कोई रास्ता है नहीं, धीरज चुक रहा है, इसलिए वो अपने संघर्ष को इस स्तर पर ले गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।